नमस्कार, हमारे इस खास शो सीधा संवाद में आपका स्वागत है। जब जब विकास की बात होती है तो विकास के समावेशी होने की भी बात होती है, और जब विकास के समावेशी होने की बात होती है तो बात सामाजिक न्याय की भी होती है। और समाज का एक बड़ा तबका, चाहे दलितों की बात कर ले, पिछड़ों की बात कर ले, और बात कर ले दिव्यांगों की और वृद्धजनों यानी बुजुर्गों की बात कर ले, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहती है कि कैसे विकास की जो धारा है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। और इसकी एक बड़ी जिम्मेवारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। और पिछले लगभग 2.5 सालों में हमने देखा है किस तरह से कई कदम उठाए गए हैं दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और तमाम समाज के वंचित वर्गों के लिए। किस तरह के कदम रहे हैं, कितना फायदा हुआ है, और क्या आने वाले वक्त में सरकार की प्राथमिकताएं हैं, मंत्रालय की प्राथमिकताएं हैं, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आठवले साहब। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। जैसे पिछले 2 साल गंवा रहे हैं, हमने देखे हैं किस तरह से अलग अलग तबकों के लिए विकास के काम हमने देखे हैं। किस तरह से पिछले 2-2.5 सालों को हम आंक सकते हैं, खासकर तब जब ये मांग लगातार होती रही थी कि जो अलग अलग तबके, खासकर विद्यार्थियों के लिए, वृद्धजनों के लिए, और जो दलित ऐसे हैं जिनको अभी तक विकास की धारा में वो उस तरह से शामिल नहीं हो पाए। मुझे लगता है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये है कि जिनके ऊपर बहुत सालों से अन्याय हुआ है, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, शैक्षणिक अन्याय, ऐसे समाज को न्याय देने के लिए हमारा मंत्रालय काम करता है। बहुत सालों से तो ये मंत्रालय काम कर ही रहा है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से मतलब ये वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देने की कोशिश हो रही है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, ये विचारधारा लेकर मेरा मंत्रालय काम कर रहा है। और बहुत सारे मतलब स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बहुत सारे जो दलित समाज के नौजवान लोग हैं उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी मौका दे दिया गया है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो स्कॉलरशिप होती है वो भी दलित स्टूडेंट को दी जाती है, ओबीसी स्टूडेंट को दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप के माध्यम से कम 3,800 करोड़ रुपया मतलब हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमारा आधा बजट स्कॉलरशिप में जाता है। तो मतलब विविध योजनाएं हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का वादा है कि मतलब पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना, दलितों को न्याय देना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस तरह दलितों को ऊपर उठाने का काम किया, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि भाई इस वर्गों को ऊपर उठाना चाहिए, और ऊपर उठाने के लिए उनको ताकत देनी चाहिए। तो ताकत देने की कोशिश हमारे मंत्रालय के माध्यम से हो रही है। एक बड़ी बात हमने देखी है कि कोशिश इस बात की हो रही है कि जो वंचित वर्ग है वो न सिर्फ नौकरी के लिए तैयार हो, बल्कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, दूसरों को नौकरियां भी दें। हम जानते हैं कौशल विकास, और उसकी बड़ी कोशिश आपके मंत्रालय के तहत भी हो रही है। इसको कैसे हम देख सकते हैं? नहीं भी नौकरी के लिए तो मतलब जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बैकलॉग होता है 15% जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है, तो हर जगह पर जब रिक्रूटमेंट होती है तब वो पूरा भरने का काम लगातार हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी मतलब चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि आज शिक्षा लेने वालों को नौकरी मिल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, इसीलिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी उसके लिए हर नौजवान ने जो एजुकेटेड है उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का विचार करना चाहिए। हर नौजवान नौकरी के पीछे पड़ेंगे तो सबको नौकरी मिलेगी नहीं। तो इसीलिए अपना आर्थिक उन्नति अगर करनी है तो उन्होंने सरकारी अलग अलग योजनाओं का फायदा लेना चाहिए। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, NSFDC है, बैंक्स है, और खादी ग्राम उद्योग है, नाबार्ड है, ऐसी अलग अलग जो संस्था है उनके माध्यम से। इसीलिए शायद जो स्टैंड अप इंडिया की बात कही गई है कि जो दलित उद्यमी हैं, जो पिछड़े वर्ग के उद्यमी हैं, उनको सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से मदद दी जाए ताकि वो अपना उद्यम शुरू कर सके। हाँ, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि देश भर में 1,25,000 बैंक की ब्रांचेस है। तो हर ब्रांच अगर एक दलित लड़के को, लड़की को अगर उद्योग के लिए अगर वो मदद करती है
तो कम से कम 1,25,000 नौजवान उसमें डेवलप हो जाएगी। और उसके साथ साथ महिलाओं को भी मतलब एक महिला को भी कर्जा देने का उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो मुझे लगता है कि भाई इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने वो भी बताया है, और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कम 200-250 करोड़ रुपए जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़ का बिजनेस करने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए मतलब उन्होंने पैसे रखे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं आ रही है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं सोशल जस्टिस राज्य मंत्री के नाते मैं सब दलित नौजवानों को अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करना है, नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दे दिया है, उनको अगर अपने को मजबूत करना है तो हर एक आदमी ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपको पूरा जो मदद है मेरा मंत्रालय करने के लिए तैयार है। जहाँ भी कोई डिफ़िकल्टी आएगी उसके लिए मेरा मंत्रालय आपको मदद करेगा। जी, एक बड़ा मसला आपके मंत्रालय से जुड़ा रहा है दिव्यांगों का मसला। उनके कल्याण के लिए भी आपका मंत्रालय कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है। और इस मामले पे जिस तरह से हमने देखा, दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक जगहों से लेके अलग अलग मंत्रालयों में भी तमाम तरह की कोशिशों की बात कही गई है। कितना इसका असर हुआ है, और क्या एक सोच जो दिव्यांगों को लेकर समाज में थी उसको लेकर किस तरह के बदलाव आए? मतलब मेरा मंत्रालय जो विकलांग जो डिपार्टमेंट देखता है, डिसेबल्ड लोग जो है अपने देश भर में कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा विकलांग लोगों की संख्या है। बिल्कुल। और मेरा मंत्रालय मतलब जो NGOs है उनको हम मदद करते हैं, उनको ग्रांट भी दे देते हैं। उसके साथ साथ जो साहित्य होता है, जो कान की मशीन होती है, व्हील चेयर होती है, कंप्यूटर होता है, अन्य लोगों को जो उनका अलग से जो कंप्यूटर होता है। तो ऐसे अलग अलग जो साहित्य है, अभी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, नवसारी गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ, और वहाँ कम से कम 30,330 जो साहित्य है, 30,330 विकलांगों को वहाँ मतलब अलग अलग साहित्य बांटा, और ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। अभी 22 तारीख को बड़ौदा में इसी तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हमारे विकलांगों को मैक्सिमम मदद करने की कोशिश मतलब हमारे माध्यम से होती है, और मतलब विकलांगों को पूरी मदद करने की कोशिश हमारी है। वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग नागरिक जो हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण धाती हैं, इनको लेकर भी एक नई नीति की बात हो रही है, नई पॉलिसी की बात हो रही है, जो वरिष्ठ जन हैं उनके लिए किस तरह की सोच अभी है, और क्या हम कुछ आगे देख सकते हैं इस पूरी नीति में? तो मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं आजकल ये है कि जो नए पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बीबी का सुनती है। बहुत बार मतलब अपने माता पिता को संभालने के लिए ठीक ढंग से कोशिश होती नहीं है। गांव में जो माता पिता रहते हैं, जिन माता पिता ने इनको बड़ा बनाया होता है, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान नहीं देता है, उनको मंथली पैसा भेजना चाहिए नहीं भेजते हैं। तो ऐसे वृद्ध जो होते हैं उनकी अवस्था बहुत विकट होती है। तो मेरा मंत्रालय बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है कि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जो वृद्ध लोग है, उनको आधार की आवश्यकता है। तो एक वृद्धाश्रम की हमारी स्कीम है, मतलब ओल्ड एज होम की स्कीम है, और उसमें मतलब 25 का एक यूनिट होता है, उसमें हम कम से कम 11-12 लाख रुपए उसके लिए हमने देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के मतलब ओल्ड एज होम अगर कोई NGO शुरू करेगी तो उनके लिए पूरी मदद करने की कोशिश हमारे मंत्रालय की होती है। जो प्रस्ताव हमारे पास राज्य सरकार के थ्रू आते हैं उनको मंजूरी देने का काम हमारा मंत्रालय करता है। तो उसी तरह वृद्धों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद किस तरह हो सकती है, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। एक बात और बड़ी प्रमुखता से स्वावलंबन योजना भी चलाई गई, खासकर जो दिव्यांग जन है, विकलांग जन है, उनके कौशल विकास के लिए कैसे उनपे कौशलता भरी जाए, इसके लिए भी अलग से कोशिशें होती हुई हमें दिखाई दी। नहीं, जो स्किल होता है, मतलब जो हमारा मंत्रालय जो है ये शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है, जो नौजवान है, जो विकलांग है, जो अंध है, तो उनको जो स्किल का जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए स्टाइपेंड होता है, उनके लिए जो आर्थिक मदद होती है वो मेरा मंत्रालय करता है। तो इसीलिए मतलब इसी तरह के वर्कशॉप कवर किए जाते हैं विकलांगों के
और हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के मतलब नौजवानों के, तो उनके लिए मतलब हमारा मंत्रालय पूरी मदद करता है और उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए मतलब जो जो करना चाहे वो मेरा मंत्रालय करने के लिए तैयार है। फंडिंग बढ़ाने की कोशिश भी हमारी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मतलब किस तरह हो सकता है उसके लिए मेरा मंत्रालय बहुत एक्टिवली काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आने वाले बजट में ज़्यादा बजट मंजूर करने की हमारी कोशिश जारी है, उसके लिए हम मदद करेंगे। एक बार और हमने देखा कि जो छात्र हैं, चाहे वो स्कूलों के हो, विश्वविद्यालयों के हो, उनके लिए छात्रवृत्ति की योजना उसे काफ़ी प्रमुखता से सामने रखा गया। लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां जागरूकता नहीं है, कई समस्याएं भी सामने आई थी। कैसे इस पूरे मामले को मंत्रालय ने आगे बढ़ाया? नहीं, भी ऐसा है कि मेरा मंत्रालय जो स्कॉलरशिप का जो मैंने पहले ही बोला था कि ये स्कॉलरशिप जो है ये स्कॉलरशिप मैक्सिमम उनको मिलनी चाहिए, जो अभी थोड़ी कम मिलती है तो उसके लिए पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है और मेरा मंत्रालय उनको मतलब हर महीने को स्कॉलरशिप देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार डिफ़िकल्टी होती है। उनको यहाँ से स्कॉलरशिप भेजी जाती है लेकिन वहाँ का जो कॉलेज होता है वो कॉलेज या स्कूल उनको जल्दी नहीं दे देता है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि भाई इसके लिए हम अभी ध्यान न दे रहे हैं और स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी करने की हमारी कोशिश है। लेकिन एक नया एक कंप्लेंट हमारे पास आ रही है कि अगर समझो 1000 की कैपेसिटी स्टूडेंट की है लेकिन वहाँ 10,000 लोग एप्लीकेशन करते हैं और 9,000 लोगों को हॉस्टल में एडमिशन मिलता नहीं है, तो फिर 9,000 लोगों को क्या करना चाहिए? तो मैं मंत्रालय से बात कर रहा हूँ कि जिनको एडमिशन मिला नहीं, जिनको हॉस्टल की आवश्यकता है लेकिन उनको एडमिशन ही मिला नहीं है, तो उनको अगर हम ज़्यादा स्कॉलरशिप दे देंगे और वो मकान किराए से लेकर वहाँ रहेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, तो ऐसा भी थोड़ा सा ये स्कीम पर हमारा मंत्रालय मतलब मैं विचार कर रहा हूँ और अपने मंत्रालय के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट को भी कहीं से मदद हो सकती है। उसके लिए हम कोशिश करें कि फॉरेन स्कॉलरशिप अपनी है कम से कम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक हम पैसा ये फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए देते हैं। अगर बाहर के कंट्री में अगर यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देती है तो मतलब हम ऐसे स्टूडेंट को वहाँ पे भेजते हैं और उनको उनकी उच्च शिक्षा के लिए पूरी मदद हमारा मंत्रालय करता है। जी बिल्कुल, और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी सीधा संवाद में। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और सवालों पर नजर डालेंगे और कुछ व्यक्तिगत सवाल भी पूछने की कोशिश करेंगे। बैंक खाते का नियमित इस्तेमाल अब बनाए जिंदगी खुशहाल। घर पर पैसे रखने की आदत को करो चेंज। बैंक में आपके पैसे रहेंगे सुरक्षित और जमा राशि पर आपको मिलेगा आकर्षक ब्याज भी। अपना मोबाइल नंबर पंजीकरण करना ना भूलें। खाते में आधार नंबर दर्ज करवाकर सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधा अपने खाते में पाएं। रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ATM, POS और ई-कॉमर्स हेतु करें। हर 90 दिनों में कम से कम एक बार अपना रुपए डेबिट कार्ड या आधार कार्ड द्वारा बैंक संचालन करने पर आपको मिलेगा 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक खाते का कीजिए नियमित संचालन, इससे आपके जीवन में आएगी नई रौनक। घर घर में एक बैंक खाता, अपना अपना भाग्य बिठाता। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी हैं? हाँ, मायके में ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग।
कहते हैं डब्बा ट्रेड। डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। और गरम पकौड़े रह गए थोड़े। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। हर गली हर दरवाजा उम्मीद की रोशनी। SBI होप लोन्स हमारी एक नई पहल। इस त्योहार के अवसर पर आपका SBI से लिया लोन उम्मीद बनकर किसी की जिंदगी बदल सकता है। SBI का हर लोन होप लोन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत सीधा संवाद में, और हम बातचीत कर रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले साहब से। आठवले साहब, बाबा साहब की 125वीं जन्मशती हम मना रहे हैं पूरे देश भर में, और कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, और एक खास बात जो सरकार कर रही है कि बाबा साहब से जुड़े जो तमाम जगह हैं देश में या विदेश में, उनका विकास किया जा रहा है, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, या फिर ब्रिटेन में लंदन में जहां बाबा साहब पढ़ाई के दौरान रहे थे उसका भी विकास किया गया है। कितना ये महत्वपूर्ण कदम है और ये पूरा काम कहां तक पहुंचा है? नहीं, काम एक बहुत ही अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने निर्णय ले लिया कि बाबा साहब का 125वां जन्म शताब्दी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएगी, और उन्होंने एक बात किया कि 26 नवंबर ये दिन था। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था। और तब ये दोनों के मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप इस संविधान के सही शिल्पकार है। तो इस संविधान का महत्व ध्यान में रखकर उनके 125वें जयंती के वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन का मतलब पार्लियामेंट का सेशन रखा। बिल्कुल। उसके साथ साथ लंदन में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी 1921-22 में मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते थे, तो जिस मकान में रहते थे तो महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ में वो खरीद कर उसका लोकार्पण समारोह नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। और उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि मुंबई में इंदू मिल की जगह है, 12 से 12.5 एकड़ की जगह है। NTC की जगह, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जगह है, उसकी कीमत 3600 करोड़ है, ओम प्रकाश झा जी। लेकिन उस जमीन को मतलब बाबा साहब के मेमोरियल के लिए अलॉट करने का निर्णय हो चुका है, और वहाँ कम से कम 450-500 करोड़ का मेमोरियल वहाँ खड़ा हो रहा है। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि दीक्षा भूमि एक बहुत ही बड़ा, जहाँ बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ले ली थी, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, दीक्षा लिया था। तो मतलब उस दीक्षा भूमि के लिए कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 39 करोड़ रुपए वहाँ दे दिए उसके डेवलपमेंट के लिए। और बाकी जो 26 अलीपुर रोड है जहाँ बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ था, वहाँ मोदी साहब के हाथों से उसका मतलब भूमि पूजन हो गया है, और वहाँ मतलब संविधान की किताब के आकार का एक वहाँ 97 करोड़ का एक मतलब अच्छा मेमोरियल खड़ा हो रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है उनकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो रही है। और जिस तरह विज्ञान भवन है उसी तरह वहाँ एक जनपद रोड पर मतलब मेमोरियल हो रहा है। इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने मैक्सिमम मदद करने की कोशिश की है। महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहाँ भी एक अच्छा मेमोरियल खड़ा हो चुका है। लेकिन वहाँ थोड़ी मांग ऐसी है कि वहाँ की एक 7-8 एकड़ जमीन जो है वो आर्मी की जमीन मतलब वहाँ मेमोरियल के लिए मिलनी चाहिए। इसी तरह की मांग है, उसके लिए मैं कोशिश
कर रहा हूँ और वो जमीन मिलेगी तो और भी भव्य दिव्य वहाँ स्मारक खड़ा हो सकता है। एक और इसमें बात थी कि बाबा साहब की ही याद में जिस तरह से वो लंदन गए थे पढ़ाई के लिए, 4 छात्रों को भेजे जाने की बात थी और छात्रों को प्रोत्साहित करने की बात थी कि किस तरह से वो आगे बढ़े और उसको सरकार मदद करने का इस तरह का भरोसा दिया गया। मतलब कैसे आगे बढ़ रहा है? मतलब जो फॉरेन स्कॉलरशिप का तो आपको बताया है, लेकिन जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल का इनॉग्रेशन जो हो चुका है, मतलब उसका लोकार्पण समारोह हो चुका है, तो वहाँ अभी तक मतलब वो हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी रहते थे वहाँ एक 3-4 स्टूडेंट को भेजने का प्रस्ताव है। तो जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करते थे उसी जगह पर एक 3-4 स्टूडेंट को हर साल भेजने के संबंध में भी महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है और उसी तरह हम हर साल कुछ स्टूडेंट को भेजने का काम वहाँ करेंगे। ठीक है। एक मसला पिछले दिनों जो लगातार गौ रक्षक और जो तमाम इस तरह के मामले हुए सामने, आपने एक बयान दिया कि गायों को बचाओ लेकिन इंसानों को मत मारो। ये पूरा मामला, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि भाई जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो ऊना में हुआ था, एक अच्छा नहीं था। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया था कि दलितों पर हमला मत करो, हमला करना है तो गोली चलाने तो मेरे ऊपर गोली चलाओ। कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने दलितों के बारे में इसी तरह का बयान नहीं दिया था। एक बहुत ही अच्छा बयान, दलितों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला बयान दिया था। और गौ रक्षा के नाम पर मतलब बदनामी करने का जो काम कर रहे हैं, दलितों को पिटाई करने का काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ऐसा काम मत करिए। तो जो मतलब हुआ था, तो मैंने स्टेटमेंट ये दिया था कि भाई हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं तो गाय की रक्षा करो, लेकिन अगर गाय की रक्षा करो लेकिन मानव की रक्षा कौन करेगा? गाय की भी रक्षा करो लेकिन मानव की भी रक्षा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दलित अत्याचार का इशू देश भर में है, कोई कौन सी सरकार है इस पर डिपेंड होता नहीं है। ठीक है। कास्टिज्म के कारण अत्याचार होते हैं और कास्टिज्म को रोकने के लिए, कास्टिज्म को कम करने के लिए मेरा प्रस्ताव ये है कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर ज्यादा उसके लिए भी आपने कहा कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मतलब मेरा कहना ऐसा है कि भाई अभी हमारा जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, ये 2.5 लाख की मदद हम देते हैं, उसमें थोड़ा और भी बढ़ोतरी करने का हमारा विचार है। लेकिन अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी अगर थोड़ा ऐसा विचार करती है कि दोनों में से एक को प्रायोरिटी में सरकारी नौकरी देगी, तो मुझे लगता है कि और भी इसी तरह के प्रपोज मैरिजेस और भी बढ़ेगी और समाज एक साथ आने के लिए इंटरकास्ट मैरिज का अच्छा उपयोग हो जाएगा। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात आपने पिछले दिनों कही कि जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें बदलाव के बारे में सोचा जा सकता, विचार किया जा सकता है। कैसे इसको हम समझ सकते हैं? नहीं, मैंने ये बोला था कि हमारे महाराष्ट्र में एक मराठा समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसमें दूसरी मांग ये है कि भाई एट्रोसिटी एक्ट में बदल करो, इसका मिसयूज होता है। तो मैंने बोला था कि भाई कोई भी कितने भी बड़े बड़े मोर्चे निकालकर एट्रोसिटी एक्ट को रद्द करने की मांग करेगी तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मंत्रालय और मेरी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की है, ये सरकार इस एक्ट को रद्द करने की बिल्कुल मतलब विचार नहीं करेगी जी। लेकिन अगर किस लोगों को ऐसा लगता है कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसमें कोई संशोधन होना चाहिए, तो ऐसे अगर कोई प्रस्ताव आ जाएगा तो हमारा मंत्रालय विचार करेगा। मतलब ये तो कोई बदल होना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव अगर कोई लोग लाते हैं तो मेरा मंत्रालय PMO को लिखेगा, PMO कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट उसका बिल तैयार करेगी, मेरा मंत्रालय तैयार करेगा और बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ही मतलब उसमें कोई चेंज हो सकता है। ठीक है। तो इसमें अगर कोई हो सकता है, मतलब अभी अमेंडमेंट 2016 में हो चुका है, ठीक है, तो अगर ऐसे कोई महत्वपूर्ण सुझाव अगर कोई दे सकते हैं, देंगे तो उसका विचार हम करेंगे। लोकतंत्र में उनको मांग करने का अधिकार है, सरकार के माध्यम से उसका विचार करने का हमको अधिकार है। बिल्कुल। और एक जो मामला जो मराठा आरक्षण को लेकर मैंने जो भी बोला है, ठीक है,
तो मराठा समाज के आरक्षण के माध्यम से बहुत बड़े बड़ी रैलीज निकल रही है। आपने देखा है कि जाट समाज ने भी हरियाणा में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बिल्कुल। और आपने ये कहा था कि जो गरीब तबका है, जो उच्च जातियों में, उनके लिए भी आरक्षण और उसके लिए अलग से प्रावधान होने चाहिए। हाँ, मतलब शायद आप उसी के बारे में कहना चाहते हैं। हाँ, तो उसके बारे में मेरा कहना ऐसा है कि एक तो मतलब हर जाति आज आरक्षण की मांग कर रही है, अच्छी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों को आरक्षण क्यों दिया था, आदिवासियों को, ये भी हर जाति के ध्यान में आ रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि भाई हमारा आरक्षण उनमें से दे दो, इनमें से दे दो, ऐसी मांग नहीं आ रही है। तो मराठा समाज के लोग बोल रहे हैं हमको अलग आरक्षण दे दीजिए। तो मेरा कहना ऐसा है कि अभी 50% के आगे आरक्षण नहीं देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन ये कानून नहीं है। तो अगर हम 75% का कानून बनाते हैं आरक्षण और 25% बढ़ाकर, मराठा है, जाट है, पटेल है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर की पद्धत लगाकर अगर हम आरक्षण देने का निर्णय लेते हैं तो मुझे लगता है कि आरक्षण का हमेशा के लिए ये विवाद खत्म हो जाएगा। और मैं पीएम साहब से बात करने वाला हूँ और 75% आरक्षण होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है और इसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इन तमाम मसलों पे अपने विचार रखने के लिए। रामदास अठावले साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमने देखा, चाहे मसला दलितों का हो, पिछड़ों का हो, तमाम स्तर पे कोशिशें हो रही है कि कैसे उद्यमिता बढ़े, कैसे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़े, और उसके लिए नई नीति पे भी सरकार काम कर रही है। और फिलहाल हमारे आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।